नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM। आज के इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एमबीसी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश पचौरी से एक विशेष वार्ता। वार्ताकार हैं संजय आर्य। नमस्कार, चेतना रेडियो 90.4 FM के श्रोताओं से मुखातिब हो रहे हैं डॉक्टर मुकेश पचौरी साहब। आप एमबीसी राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर के प्राचार्य हैं। आपका जीवन में अध्ययन और अध्यापन का लंबा अनुभव है। आपकी अपनी एक सोच है। आइए बात करते हैं डॉक्टर मुकेश पचौरी साहब से। डॉक्टर मुकेश पचौरी साहब, चेतना रेडियो के श्रोताओं की ओर से आपका अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना मंच से जुड़े हुए सारे चैतन्य महाप्रभुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, आपका एक विद्यार्थी जीवन और विद्यार्थी से एक कॉलेज शिक्षा में अध्यापक का जीवन, यह सफ़र कैसे तय हुआ? इसकी मंजिल कैसे तय हुई? कैसे इसका निर्धारण हुआ? वाह, मैं मूलतः यूपी का रहने वाला हूँ। मैंने कहा मूलतः, मेरा जन्म वहाँ हुआ है। हम देखते कई बार बहुत सारी जगहों पे हम चीज़ें चुनते नहीं। मैं यूपी में जन्म हुआ, मूलतः दिल्ली का हूँ। मेरी सारी एजुकेशन जो है वो दिल्ली में हुई और तकदीर मेरी यहाँ ले आई। मेरा जो कहना चाहिए कि प्रोफेशन से जुड़ा बड़ा हिस्सा रहा है 25 साल का, 26 साल का, वो सारा का सारा राजस्थान के नाम रहा है। तो मैं कहता हूँ मूलतः यूपी का, भूलतः दिल्ली का और तकदीर से राजस्थान का। गांव वाले कहते हैं दिल्ली का हो गया, दिल्ली वाले कहते हैं राजस्थान चला गया और राजस्थान वाले कहते हैं बाहर का है। मैं नहीं पहचान पाता मैं कहाँ का हूँ। फिर जब कोई पूछता है मुझसे कहाँ के हो, तो मैं कहता हूँ हिंदुस्तान का हूँ, मैं भारत का हूँ। क्योंकि मैं देखता हूँ मुझ में गाँव भी है, मुझ में शहर भी है और मुझ में रेगिस्तान भी है, पूरा राजस्थान भी है। मुझ में सरहदें भी छू रही हैं गुजरात की। मैं बहुत सारे मामलों में महसूस करता हूँ इन सरहदों के परे भी, जो देश की सरहदें उनके परे भी मैं देखता हूँ बहुत सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूँ, उनको अपने जीवन में शामिल करता हूँ। फिर मुझे लगता है कि मैं धरती का बाशिंदा हूँ, मैं इस लोक का बाशिंदा हूँ और पूरी धरती मेरी है। इसमें कोई भी कुछ जगह नहीं है जो मेरी नहीं। और मैं देखता हूँ कि अगर खाने की थाली को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि कितना दिलचस्प है। हम अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, अलग अलग हिस्सों में बांट के देखते हैं, लेकिन अगर थाली को देखें तो जीरा कहाँ से आ रहा है, नमक कहाँ से आ रहा है, हल्दी कहाँ से आ रही है, किशमिश कहाँ से आ रही है, गरम मसाला कहाँ से आ रहा है, कढ़ी पत्ता कहाँ से आ रहा है। अगर हम देखते हैं तो और फिर इनके स्रोतों को देखें तो लगे कि वाकई वसुधैव कुटुंबकम जो कहा गया है। मुझे लगता है कि ये भी लगता है मुझे, मैं बहुत सारे संस्कृत श्लोकों को देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे जो डेटा कार्ड होता है ना जी, वो डेटा कार्ड्स हैं। बेसिकली हम समझ नहीं पाते हैं, वो डेटा कार्ड्स हैं जिनमें बहुत सारी गहन कहते हैं कि कंडेंस इंफॉर्मेशन और उनके नतीजे हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते, लेकिन जैसे जैसे उनकी परतें खोलना शुरू करते हैं, जैसे उनको पढ़ना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं, तो लगता है कि वो एक खिड़की है जिससे हम पूरे जहान को देख सकते हैं, पूरे आसमान को देख सकते हैं। और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। आपने कहा कि मैं अपने विद्यार्थी जीवन की बात करूं, मुझे पढ़ना अच्छा लगता था और मुझे आजकल तो ये लगता है कि इस लोक का ही प्राणी हूं कि किसी और लोक का हूं। क्योंकि जब मैं देखता हूं, मेरा बचपन जो अंताक्षरी खेलता था वो रामचरितमानस की अंताक्षरी खेलता था। मतलब रामचरितमानस हम लोगों को कंठस्थ हुआ करती थी और अंत्याक्षरी जो हम लोग आपस में खेला करते थे उसकी खेला करते थे। और हमने देखा कि उस साहित्य के माध्यम से हमारे जीवन में बहुत सारी दार्शनिक चीजें आई, एक समझ, एक बोध। गुरु नहीं थे उस तरह से, ग्रंथ जो होता है वो किसी गुरु से कम नहीं होता है। दोस्ती वहां से हुई साहित्य से, और ऐसी दोस्ती हुई कि मैं जिस क्लास में हुआ करता था उसकी किताबें तो पिछले साल ही पढ़ ली होती थी। अगर मैं 5वीं में हूं तो मैं 6ठी किताबें पढ़ रहा होता था
छुप छुप के पढ़ रहा होता था। डांट भी पड़ती थी कि क्या पढ़ रहे हो, जो तुम्हारा काम है उससे काम रखो ना, क्या कर रहे हो। लेकिन उत्सुकता इतनी थी कि मुझे लगता कि छठी में ही 7वीं की पढ़ लूं, 8वीं की पढ़ लूं, और साहित्य के प्रति बहुत दिलचस्पी थी। सवाल ये उठता कि करना क्या है, कहां जाना है, क्यों जाना है। बहुत सारे समय तक तो हमें इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल पाता। हमें पता ही नहीं होता हम कहां जाने वाले हैं, हम हैं कौन, हम क्या करना चाहते हैं, पूछें कैसे, किससे पूछें, जिससे पूछें उसे भी पता है कि नहीं पता है। लेकिन जब आप खोजने चलते हैं तो कहते हैं जैसे खोजने वाले को भगवान मिल जाता है। प्यासे हैं अगर आप तो आप पानी ढूंढ लेंगे। दरअसल पानी भी प्यासे के लिए तरस रहा होता है, क्योंकि पानी को जो प्यासे के साथ जो तृप्ति मिलती है वो पिए हुए के साथ नहीं मिलती है। तो मुझे लगता है सिर्फ एक की बात नहीं है, दो तरफा मामला है। जब मैं तड़पता हूं, जब मैं प्यासा हूं, जब मैं भूखा हूं, तो खाना भी, पानी भी, ज्ञान भी उन्हीं का इंतजार कर रहा होता। मैं जानता हूं आप आश्चर्य करेंगे और बहुत संभव है कि आप मेरी बात ना माने। मैं जो सोचता हूं वो हो जाता है, मैं जो पाता हूं वो मिल जाता है, मैं जिस टॉपिक के बारे में सोचता हूं उस टॉपिक की किताब आ जाती है। और यहां तक मैं ये कहूंगा, मैं जिस सब्जी की ख्वाहिश करता हूं, शाम को जब घर पहुंचता हूं तो मुझे वो मिल जाती है। वाह। कई बार मैं ये भी करता हूं कि मैं अपनी धर्मपत्नी से बात नहीं करता। मैं नहीं कहता कि मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है ये बहुत परेशान हो गया, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कैसे कहूं मुझे ये खाना है आज। और वो खुद कहती है मैं आज ये बना दूं। मैं लिख के बैठा होता हूं कि मेरे मन में ये था और तुम मेरे मन के, हम सब कनेक्टेड हैं, सारी दुनिया से कनेक्टेड है। कमाल की बात है, आज के दौर में हम देखते हैं कि मोबाइल को हम बहुत बड़ी ताकत मानने लगे हैं, लेकिन कमाल ये कि मोबाइल को बनाने वाले को हम छोटा मानते हैं। मोबाइल को बनाने वाला ये है और हमने मोबाइल को बड़ा मान लिया है, मोबाइल बनाने वाले को छोटा मान लिया है। इसमें जो कुछ मौजूद है हमें उसका एहसास नहीं। जब हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जब हम, मैं तो एक और शब्द देखता हूं, ये जो शब्द खुदा है ना, मैं इसको दूसरे संदर्भ, जिसने जितना अपने को खोदा वो उतना खुदा। जितना एक्सप्लोर किया और फिर लगता है कि ना तो आप जाति हैं, ना आप धर्म हैं, ना आप जेंडर हैं, ना आप प्रांत हैं, आप शुद्ध बुद्ध आत्मन हैं गहरे तौर पर, और आप किसी मकसद से लिए आए हैं। और मैं ये देखता हूं कि ऊपर वाले ने छुपन छिपाई का खेल रखा है, क्योंकि होता क्या है, हमें जो आसानी से मिल जाता हमें उसकी कदर नहीं होती। तो उसने हमारे मकसद को हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में छुपा दिया है और कहा कि ढूंढो। तो मैं भी वही ढूंढता था कि मैं किसके लिए हूं, मैं क्या बनूंगा। पापा चाहते हैं, चाचा चाहते हैं, दादा चाहते हैं, दादी चाहती, मुझे वो बनना है या मुझे अपने आप तय करना, या वो भी 4 लोग अलग चाहते हैं, तो मैं उनमें से क्या चुनूं। मैं जिसकी सबसे ज्यादा करीब महसूस करता हूं, जिससे सबसे ज्यादा प्यार पाता हूं उसको, या क्या, मैं कौन हूं, मैं चाहता क्या हूं। फिर मैंने देखा, जब मैंने कहा एक्सप्लोरिंग 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 और पढ़ना, दरअसल पढ़ना एक गजब की आंख देता है, मुझे वो सब बना देता है जो मैं नहीं। मैं स्त्री भी बन जाता हूं, मैं बुजुर्ग भी बन जाता हूं, मैं राक्षस भी बन जाता हूं, मैं राजा भी बन जाता हूं, मैं रंक भी बन जाता हूं, मैं चोर और डकैत भी बन जाता हूं, हत्यारा भी बन जाता हूं और साधु भी बन जाता हूं। मैं उन सब में काया प्रवेश कर पाता हूं। ठीक याद करें, अगर आपने ईदगाह पढ़ी हो प्रेमचंद की, उस कहानी को पढ़ने के बाद आप अपनी मां के हाथों की जलन को महसूस कर सकते हैं, दादी के हाथों की जलन को महसूस कर सकते हैं। उससे पहले शायद वो चेतना शायद नहीं सबके पास होती, लेकिन जिसने उस कहानी को पढ़ा वो 1 इंच 1 सेंटीमीटर ही सही लेकिन बढ़ जाता है, उसका कद में फर्क पड़ता है, उसकी हदों में फर्क पड़ता है, वो व्यापक हो जाता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। तो मैं साहित्य की शरण में गया और साहित्य को, और वाकई फिर मैंने एक चीज महसूस की, मैं आपके सारे श्रोताओं के साथ बांटना चाहूंगा कि अगर जिंदगी के मकसद को ढूंढना है जो ऊपर वाले ने छुपा दिया है, तो एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि जिस काम को करते हुए आपकी घड़ी खो जाए और भूख सो जाए, आप उसके लिए बने हैं। जिस काम को करते हुए आपको टाइम का एहसास ना रहे, भूख का पता ना चले, आप उसके लिए हुए हैं। और अगर आप वो काम करेंगे
तो आपको जिंदगी में, दुनिया में कामयाबी से कोई रोक नहीं सकता, खुशी से कोई नहीं रोक सकता, आपको चैन से, इत्मीनान से जीने से कोई रोक नहीं सकता। और नहीं तो आप कुछ भी कर लें, आईएएस बन जाएं, जो कुछ भी बन जाए, पद खुशी नहीं देता। लगता है आनंद देता है, सम्मान दे रहा है, लेकिन पद का सम्मान मेरा सम्मान तो नहीं है। मैं पद तो नहीं हूं, मैं आज तो हूं, कल तो नहीं हूं। फिर जो पद को सम्मान करने वाले हैं वो मुझे सम्मान क्यों करेंगे? और मैं सवाल यह भी उठता है कि मैं सम्मान क्यों चाहता हूं? सम्मान है क्या? सम्मान के पीछे मकसद क्या है? दरअसल गहरे में प्रेम है। हम सब प्रेम चाहते हैं और प्रेम से बड़ा कोई सम्मान है नहीं। और उसके लिए हम चाहते तो सब है, लेकिन उसके लिए क्या किया जाना चाहिए ये शायद हम भूल जाते हैं। और कहा जाता है कि जो सबसे आसान है, सबसे सरल है, कि हम सब जानते हैं, लेकिन उसके लिए जो करना चाहिए हम वो करते नहीं हैं। प्रेम पाना तो सब चाहते हैं, लेकिन देना कौन चाहता है? और जो देता है उस पर हजारों गुना वापस होके लौट के आता है। लेकिन मैं वही देखता हूं कि जो देता है वो देवता है, लेकिन हम में से ज्यादातर देवता है। हम मांगते रहते हैं, हम मुझे क्या मिला, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों करूं। और अगर हम देना शुरू कर दें, बांटना शुरू कर दें, तो मल्टीप्लाई होनी शुरू हो जाती चीजें और आपकी खुशी इतनी होती, आनंद इतना होता कि कोई हिसाब नहीं। मैंने बचपन से महसूस किया कि जब मैं बोलता हूं, कई बार मैं देखता था टीचर्स मुझे क्लास में खड़ा कर देते थे कि तुम बताओ, इस कविता का मतलब बताओ, इस कहानी का मतलब बताओ, इस उपन्यास में क्या कहना चाहता बताओ। और मैं वो कहता था और कहते कहते मैं भूल जाता था कि मैं क्या कर रहा हूं। वो कहते थे रुको, तू ही मास्टर बन जाएगा या हमें भी कुछ कहने देगा। मैंने कहा ना, मैं भूल गया और मैं देखता ही नहीं था किसी की तरफ। मैं किसी शून्य में तकता हुआ, मैं सोचते हुए बोलता रहता था। मैंने एक और बात महसूस की, मैं जब लिखता हूं तब मैं भूल जाता हूं, जब मैं बात करता हूं तब भूल जाता हूं। तब मैंने सोचा कि मुझे लगा शायद मेरे लिए प्रोफेसर ही सबसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि यहां बोलना है, यहां बात करना है, यहां एक्सप्रेस करना है, यहां पढ़ना है, यहां लिखना है। और फिर मैंने कहा ना, मैंने सोचना शुरू किया और रास्ते मिलने शुरू हो गए। ऐसे ऐसे रास्ते कि जहां असंभव लगता था। एक जगह मुझे याद आया, मैं पंचकुला हरियाणा में इंटरव्यू के लिए गया। 105 लोग थे, 104वां नंबर था मेरा। रात में 8 बजे नंबर आया। सारे लोगों से पूछा जा रहा था, भाई किसके आदमी हो? मुझसे भी पूछा गया कि बोलो भाई, अप्रोच क्या है बता दो, क्लियर कर दो, बाद में परेशान ना हो। मैंने कहा मैं अपना ही आदमी हूं, मेरा कोई नहीं है और मुझे लगता है मुझे जरूरत भी नहीं है। मजा आया, इंटरव्यू हुआ, बहुत शानदार हुआ और कमाल की बात है सिलेक्शन हो गया। लेकिन पते की गफलत ने, बाबूजी ने मेरा पता गलत लिख दिया। वो सोशल मीडिया का ज़माना न था कि सारी चीज़ें आउट हो जाए, सारी लिस्ट आउट हो जाए, और मुझे चिट्ठी नहीं मिली। मुझे बाद में किसी ने कहा कि तुम्हारा तो सिलेक्शन हो गया। मुझे लगा मुझे पता ही नहीं। पता किया तो मेरा जो हॉस्टल था उसकी जगह उन्होंने लिख दिया होटल, और दिल्ली। मैं नहीं पहुंच पाया। खैर, दूसरी जॉब ट्राई किया, लगा कि यार यहीं जाना चाहता हूं। सिलेक्शन हो गया फौरन। और फिर मैंने देखा कि मैं जो चाह रहा था, जैसे चाह रहा था, वो सब होता गया। और अब मैं महसूस करता हूं, आज की तारीख में देखता हूं, मैं जो नहीं भी चाह रहा था, प्रकृति मेरे साथ अच्छा कर रही थी। अब मैं कहता हूं कि मैं गलत था, वो सही थे। वो बार बार याद आते हैं, इसीलिए हरिवंश राय बच्चन आते हैं याद। वो कहते थे मन की हो जाए तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि कई बार जो हमारा विधाता है, जो प्रकृति है, वो हमारे लिए और अच्छा सोच रही होती है। तो मैं अपने विद्यार्थी जीवन को याद करूं, अपने गांव के पढ़ाई के दिनों को याद करूं, दिल्ली के पढ़ाई के दिनों को याद करूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को याद करूं, या मीडिया के दिनों को याद करूं, मैं सब जगह एक ही चीज पाता हूं। मेरी जो प्यास रही है वो सबसे ज्यादा काम की चीज रही है। मैं हर आदमी में कुछ टटोलता रहा हूं, मैं हर आदमी में कुछ ढूंढता रहा हूं, और मैंने हार मानी नहीं। मैं अब भी वही करता हूं कि जहां मौका मिलता है
मैं किसी छात्रा से बात करना चाहूँगा, मैं किसी टीचर से बात करना चाहूँगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिलेगा, और मैं पाता हूँ हर जगह कुछ मिलता है। यही मेरी कामयाबी है, यही मेरी खुशी है। मुझे लगता है कि आज का दिन मेरा सार्थक हुआ, मैंने कुछ पाया। तो इस तरह से मैंने इस जॉब में आया, और इस जॉब में मैंने इतने सारे प्रयोग किए कि मुझे लगा कि इससे अच्छी कोई जॉब हो नहीं सकती है। क्योंकि आप कई बार आपको जो नहीं मिला होता है, पिताओं के हिसाब से कहा जाए, कई बार बहुत सारे पिताओं को जो नहीं मिला होता वो बच्चों को देना चाहते हैं। तो मैंने ये महसूस किया कि मुझे जो नहीं मिल पाया, मुझे लगा कि टीचिंग का पैटर्न जो होना चाहिए, जो मेरा सपना कल्पना थी, अब मैं उसको अंजाम दे पा रहा हूं। मुझे जो नहीं मिल पाया उस समय के दौर की बात थी, अब वो सब मिल सकता है, तो वो सब मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ आप इस कॉलेज में खास तौर पे देखेंगे, यहाँ फिल्म क्लब है। हम फिल्म पे चर्चा करते हैं, फिल्म देखते हैं, मिलके देखते हैं, उस पर बहस करते हैं, लड़ाई करते हैं, और फिल्म रिव्यूज लिखा करते हैं। हम थिएटर वर्कशॉप करते हैं, हम स्पिक मैके के प्रोग्राम करते हैं, और कलाकारों से बहुत सारी जीवन की, जगत की, दुनिया की बातें करते हैं। थिएटर वर्कशॉप पर्सनालिटी को बढ़ाने ही नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि जो करेक्टर हैं, अभी हम अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के साथ बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, नाटक को बीच में रोक देते हैं। जहां दुविधा आती ना कि क्या इसको ये ऐसा करना चाहिए, और वहां वो नाटक फ्रीज हो जाता है, और वो सीधा दर्शकों के पास चला जाता है कि आपको क्या लगता है, इनको क्या कैसा करना चाहिए, और सारे के सारे दर्शक एकदम इन्वॉल्व हो जाते हैं। जीवन में जो द्वंद्व है, वहां निर्णय कैसे लें, कौन सिखाता है? पूरी जिंदगी कोई नहीं सिखाता, हमारे किसी कोर्स में नहीं होता ये। लेकिन थिएटर के जरिए हम सब सीख पा रहे हैं, सिखा पा रहे हैं। थिएटर इन एजुकेशन हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और काम कर रहे हैं हम लोग ये देखते हैं कि होना ये चाहिए, हैबिट फॉर्मेशन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। नई एजुकेशन पॉलिसी मैं देख रहा हूँ, इस जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहा जा रहा है जिसे, वो इस मामले में आने वाले वर्षों में मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ा योगदान करने वाली है। एक स्पेस देना होगा, खुलापन देना होगा, सोच का, समझ का कोई दायरा नहीं होता है। एक सबसे पहली बात हैबिट फॉर्मेशन, क्योंकि हम देखते हैं कि अच्छी हैबिट्स डालने में तकलीफ होती है, लेकिन जिंदगी संवार देती है। बुरी हैबिट्स कोशिश नहीं करनी पड़ती, लेकिन आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स के, बच्चों के, युवाओं के हैबिट्स पर जोर देना होगा हमको। कुछ उनकी आदतें डलवानी है, सोचने की, समझने की, बात करने की। मैं देखता हूं दो चीजें बहुत बड़ी हैं। आज दुनिया के तमाम नेताओं, देश के तमाम नेताओं की बातें करें, दो ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं, और चाहे तो एक ही कर दें उसको, अभिव्यक्ति। कम्युनिकेशन किसका कैसा है, दैट इज डिफरेंट, दैट इज मीनिंगफुल, दैट इज डिसीजन मेकिंग। कौन कैसे चीजों को बयान कर पाता है, उससे तय होता है। चाहे वो विज्ञापन हो, चाहे वो किसी नेता का भाषण हो। हम क्या सुनने जा रहे हैं और क्या लेके आ रहे हैं? कुछ लेके नहीं आते कई बार, लेकिन उसके पास अंदाज़े बयां है, तो हम उसको बहुत मुग्ध होकर सुनते हैं। वाह क्या बोला है। डायलॉग की बात करें, एक ही डायलॉग को 10 कैरेक्टर अगर कहते हैं, 10 एक्टर्स कहते हैं, 10 का इंपैक्ट अलग अलग। कौन सी वो चीज है जो इंपैक्ट लाती है? एजुकेशन को लेकर 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने पूरे करिकुलम में उन चीजों को कर दें। कोई भी टॉपिक है, 4 C's की बात की जा रही है आजकल। क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, मतलब एक मान लिया प्रेमचंद की कहानी है, ये क्या कहती है, क्यों कहती है, वगैरह वगैरह। ये सारी, प्रेमचंद कब पैदा हुए, प्रेमचंद किस तरह कहानी काटते हैं, ये तो वो हो गई। दूसरा कोलैबोरेशन, उन्हें कहानी के साथ बैठ के चर्चा करें और वो बताएं कि कहानी क्या कह रही है, क्योंकि प्रेमचंद जो कह गए, टेक्स्ट उसके आगे चला जाता है। तीसरी चीज क्रिएटिविटी। अगर इस कहानी को बदलना हो तो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, बहुत प्यारा सा उदाहरण दूंगा, अपने दोस्त की कहानी, उसका उदाहरण दूंगा। क्रिएटिविटी। और चौथा कम्युनिकेशन, हम बयान कर पाए। हमने समझ तो लिया, सोच तो लिया, लेकिन हम बोल ही नहीं पा रहे। ये दरअसल जिंदगी भर काम आता है। कम्युनिकेशन एक तो बोलने का है, दूसरा लिखने का है। जो लिखता है वो दिखता है, जो रचता है वो बचता है, जो पढ़ता है वो बढ़ता है, जो सुनता है वो गुनता है।
तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को मैं आपसे कह रहा था, एक क्रिएटिविटी की बात करने वाला हूं मैं। क्रिएटिविटी आपने सुना होगा, कहानी कछुए और खरगोश की कहानी सुनी होगी आपने। हम सब जानते हैं कि जो धीमा है लेकिन फिर भी लगातार चलता रहता है, वो रेस जीतता है। अब इस कहानी को बदलना हो तो, तब्दील करना हो तो, हमारे एक दोस्त है, बहुत प्यारे दोस्त हैं, विनोद विठल, उन्होंने कहानी को तब्दील किया है। और कहानी में तब्दीली उन्होंने ये की है कि वही कछुआ और खरगोश में दोस्ती है और तय हुआ कि दौड़ होनी है। दौड़ शुरू हुई, खरगोश को देखा कछुआ बहुत पीछे जाके बैठा, हमने कहा ठीक है आजा तू आराम से, सो गया। कछुआ पार कर गया, लेकिन थोड़ा ही पार किया था, उसको लगा यार मेरा दोस्त है ये, और ये सो रहा है, मैं निकल जाऊं और जीत जाऊं, ये सच्ची जीत होगी क्या? वो मुड़ा, दोस्त को जगाया, अरे भाई उठो। अचानक उठा, क्या हुआ? अरे दौड़ रहे हैं हम। उठा और दौड़ना शुरू कर दिया, लेकिन थोड़ा ही दौड़ा था, उसने कहा कि यार मैं कैसा व्यक्ति हूं, कछुआ मेरा दोस्त मुझे जगा के दौड़ा रहा है और मैं दौड़ गया। वो चाहता तो जीत सकता था, और मैं कैसा व्यक्ति हूं। वो वापस मुड़ के आया, उसने कहा नहीं ये गलत है, मैं सो गया था, मैं जीत का हकदार नहीं हूं। उनका नहीं, मैं जीत भी जाऊं, जीत के हकदार तो तुम ही हो। और अंततः तय होता है, खरगोश कहता है ठीक है एक काम करते हैं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, दोनों एक साथ जो फाइनल पॉइंट है वहां तक चलेंगे, और बोले दोस्ती जिंदाबाद। अब ये एक नए दौर का सबक है, हमें अपनी पुरानी कहानियों को एक नया रंग, नया तेवर देना होगा, क्योंकि वो उस जमाने की कहानियां थी, उस समय की कहानियां थी। अब जरूरी है कि हम इस समय की छाप उन पर छोड़ें। सवाल है कि हम सिर्फ कहानियां सुनने के लिए पैदा हुए हैं क्या? हमारे लिए, मैं एक और बात बार बार अपने आप से पूछता हूं, कई बार जो वेदों से, उपनिषदों से उदाहरण दिए जाते हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मैं यही कहता हूं कि हम उन्हीं ऋषियों मुनियों की संतान हैं। क्या हम निकम्मे सब पैदा होने थे? हमें क्या उन सब का पालन ही करना है? क्या श्रेष्ठतम जो है वो कहा जा चुका है, लिखा जा चुका है? नहीं, श्रेष्ठतम लिखा जाना है, क्योंकि हम उन्हीं की संतान हैं और हमें आगे करना है। तो जो लकीर खींची उससे आगे जाना है, लकीर का फकीर नहीं बनना है, एक ऐसा फकीर बनना है जो लकीर को आगे लेके जाए। जिंदगी में जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो जिंदगी बहुत मजेदार हो जाती है। हर एक शय, हर एक किताब, हर एक पौधा, हर एक फूल ज्यादा मुस्कुराता हुआ नजर आता है। और फिर आप किसी से तुलना नहीं करते, कंपटीशन नहीं करते, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, अपने से कंपटीशन। मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज क्या किया, मैंने आज दिया क्या। फिर हमारा कोई किसी से कंफ्यूजन नहीं रहता और जिंदगी बहुत मजेदार हो जाती है, शानदार हो जाती है। आपने अपने शब्दों में अपने जीवन की दिशा को बता दिया, अपनी अभिरुचि को बता दिया। एक गांव से निकलकर जेएनयू से राजस्थान के सफर तक को बता दिया। शायद यह आपकी अभिव्यक्ति थी जिसने हमारे श्रोताओं को प्रभावित किया होगा। इस में से एक आपकी अभिरुचि जो आपके जीवन का अंग बन चुकी है निकल कर आई, साहित्य, जिसने आपके अध्यापन का विषय भी बता दिया। उस कहानी का भी उल्लेख कर दिया जो शायद मैंने एलएलबी करने के दिनों में किसी इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी थी। वाह वाह। और उस कहानी को भी आपने रोमांचित कर दिया। आपके इन सब शौक के बीच में से एक धारा निकल कर आई साहित्य की। किसका साहित्य आपको सबसे अच्छा लगा? आपने हरिवंश राय बच्चन का जिक्र किया। आप शायद उस पुराने उत्तर प्रदेश की बात कर रहे होंगे जहाँ शिवानी ने भी अपनी लेखनी लिखी। बिल्कुल। देश के बड़े बड़े क्रांतिकारी साहित्यकारों ने अपनी लेखनी वहां से दी। संजय जी, बड़ा मुश्किल सवाल है कि मतलब एक को चुनना, क्योंकि ऐसे ही कहा जाए कि कौन सा रंग अच्छा लगता है। समय के साथ रंग बदलते रहते हैं, ढंग बदलते रहते हैं, ऐसे ही कई बार लेखक बदलते रहते हैं। और जिनको एक दो बार पढ़ लिया, प्रेमचंद तो सदाबहार हैं, शिवानी अद्भुत हैं, मन्नू भंडारी अद्भुत हैं, लेकिन आजकल मैं लगातार देख रहा हूँ राजस्थान के लिहाज से
विजयदान देथा को पढ़ना चाहिए लोगों को, क्योंकि लोक भाषा में उनकी शैली में जो जादू है, जो खिंचाव है, वो मैंने पूरे साहित्य में कहीं नहीं देखा। अद्भुत, अद्वितीय। मतलब अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया पहली लाइन, तो आप किसी मुसीबत के कारण ही रुक जाए, अदरवाइज रुक नहीं सकते। उस शैली में इतना खिंचाव है, इतनी पकड़ है, इतना आकर्षण है कि आप वो दरअसल सीखने की चीज है। लगता है जैसे आप बह रहे हैं, नदी के साथ बह रहे हैं, आप झरने के साथ बह रहे हैं, आप रुक नहीं सकते। तो एक वो अद्भुत है। और अब दुनिया हमारी हो गई है। मैं देखता हूं कि विचार के स्तर पर युवाल नोआ हरारी, उनको पढ़ना सुनना चाहिए। बहुत सारे पश्चिमी विचारक हैं, मैं साहित्य से ऊपर विचारों की बात कर रहा हूं, जिन्होंने हमसे पहले चीजों को देख लिया, हमें उनको समझना चाहिए। मैं एक और बात यहां महसूस करता हूं, मैं देख रहा हूं कि बात लंबी हो रही है हमारी। मैं देखता हूं बहुत सारे विचारक जो आज की तारीख में दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे जो कथाकार दिखाई देते हैं, कई बार कवि दिखाई देते हैं, ऑस्कर विनर दिखाई देते हैं, नोबेल प्राइज विनर दिखाई देते हैं, वो सब पश्चिम के दिखाई देते हैं। फिर मुझे लगता है उसका कारण ये कि हम लोगों ने गुलामी की लंबी जंजीरें झेली हैं। मंदिर मस्जिद टूट जाएं, बन सकते हैं, लेकिन मन को तोड़ा गया। पहले मुगलों ने तोड़ा और कहा कि तुम बदतमीज हो, हिंदुस्तानी तुम बदतमीज हो, हम तुम्हें तहजीब सिखाने आए हैं। फिर अंग्रेजों ने व्हाइट मैन्स बर्डन कहा, हम गोरे हैं, हम तुम्हें तहजीब सिखाएंगे, ये हम लोगों के ऊपर बोझ है तुम लोग। और वो बात इतनी हो गई कि आप देखें, हमारे सारे पैमाने पश्चिमी हैं। गोरा रंग अच्छा, मकान कैसा अच्छा, टीवी कैसा अच्छा, कोट कपड़े कैसे अच्छे, सारे के सारे मापदंड जो है हमारे पश्चिमी हो गए हैं। तो हमारी, और मैं इसको यही मानता हूं, मैं आप एक बात देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में फाइनल में जाके हार क्यों जाती है? और यही नहीं, आप ये तमाम औपनिवेशिक देशों को देखें, अगर भारत को देखिए, श्रीलंका को देखिए, पाकिस्तान को देखिए, बांग्लादेश, ये डिसीजन मौके पे इनका कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है, क्योंकि इनको इतना प्रताड़ित रहे हैं अंदर से कि वो उनमें जो सीना फाड़ जो जज्बा होता है वो कहीं ना कहीं ठिठक के खड़ा हो जाता है। कई बार ऐसे इसको यूं समझें, जैसे हम देखते हैं कि आजकल उत्तर आधुनिक उत्तर संरचनावादी परिदृश्य में भी बात की जाती है, दलित समाज को, दलित सोच को, बल्कि हाशिए के जो समाज रहे हैं एक ज़माने में, उन सारे समाजों की विमर्श की बात बहुत तेज़ी से उभरी है। और उसमें मैंने एक जगह पढ़ा था कई बार कि भाई एक कपड़ा जो मुड़ा तोड़ा पड़ा हुआ है ना, उसको प्रेस भी कर देगा तो उसकी सिलवटें पूरी तरह से निपटने में टाइम लगता है। भारतीय मानस की वो स्थिति, इसलिए हमारे यहां विचारक या तो पैदा नहीं होते तो हम उन्हें मानते ही नहीं हैं। हमारे यहां आर्यभट्ट हुए, हमारे यहां सुश्रुत हुए, लेकिन अब कहां है? हम बहुत ताल ठोकते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना, बिजली का आविष्कार किसने किया? आप सारे आविष्कारों को जिनको देखें, आप घूम कर पश्चिम में नजर आते। एक दौर हमारा था स्वर्णिम, कहां चला गया? हम तो दावा करते पुष्पक विमान भी हमने, हेलीकॉप्टर भी हमने, उसके बाद क्या हुआ? हम क्यों टूट गए? हमसे क्यों छूट गया? तो मैं कहता हूं साहित्य के साथ साथ एक जो विचारात्मक साहित्य है, निबंधात्मक साहित्य है, 21वीं सदी के सबक, मिलन कुंडेरा की किताबों की बातें करें, उपन्यासों की बातें करें, ये सब मुझे लगता है कि हमें अपना दायरा बढ़ाना होगा। और जब हम दायरे को बढ़ाते हैं तो हमारी सोच फिर भारतीय होने से और आगे बढ़कर एक विश्वव्यापी सोच हो जाती है। हम जब मानवता के लिए बात करते हैं, अभी हम इंसानियत की बात करते हैं, अपने स्तर की, अपनी वैल्यूज की बात करते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भारत में जो चीज सही है, पश्चिम में वो चीज सही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पूरी दुनिया के लिए, पूरी मानवीयता के लिए अलग हैं, जरूरी हैं, तो सही नहीं मानी जाती लेकिन सही हैं, और साहित्यकार, विचारवान व्यक्ति उनकी वकालत करता है।
तमाम समाजों में हम देखते हैं। स्त्री चेतना की बात करें, वो उन्होंने इतिहास को झूठा घोषित कर दिया है, और है वो विचार ये है कि हिस्ट्री जो शब्द है, हिज स्टोरी है, हर स्टोरी नहीं है। मर्दों की दास्तानें हैं वो, और किन मर्दों की? जिन्होंने युद्ध किया, जिन्होंने हत्याएं की। इतिहास तो विचारों का होता है, ये विचारों का इतिहास तो है। तो वो कहते कि नहीं, ये आदि आबादी को तो उन्होंने, स्त्री को तो पहले ही छोड़ दिया, पुरुषों में भी कौन से पुरुष? इसीलिए दलितों की बात करें, वंचितों की बात करें, आदिवासियों की बात करें, ट्रांसजेंडर्स की बात करें, इन सबको छोड़ दिया गया, इन सबको पीछे। और अब हम देखते हैं ये सारे के सारे हाशी के समाज अपनी पहचान के साथ खड़े हो रहे हैं, ये मशाल लेके खड़े हो रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ खड़े हो रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि नहीं, साहित्य का जो असल मूल जो है वो आप यहां देखेंगे, वहां नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, जाके पाँव ना फटी बीमारी सोका जाने पीर पर आई। जिसने भोगा नहीं है, जिसने सहा नहीं है, वो कहेगा तो कैसे कहेगा? मैंने ऑपरेशन नहीं किया, हालांकि यही बात तो प्रयोगवाद के दौर में कही गई थी, भोगा हुआ एतराज की बात। तब ये तर्क दिया गया था कि भाई मैं चोर हूं तो चोरी करने के बाद कहानी लिखूं क्या? मैं हत्यारे की कहानी लिखता हूं तो हत्या करके लिखूं क्या? ये तर्क बड़ा सही लगता है, लेकिन गहरे तौर पर देखा जाए, लेकिन हत्यारे के साथ नहीं रहोगे तो हत्यारे मानसिकता को नहीं समझ पाओगे कि दरअसल जो हत्या कर रहा है और करवा रहा है उसके फर्क देखें। जो हत्या करवा रहा है वो बड़े चैन से बैठा हुआ है, उसके हाथों पर लहू का कोई निशान नहीं है, और जो हत्या कर रहा है उसका मकसद किसी की हत्या करना नहीं था, वो तो एक जरिया बना। तो ये सारी चीजें तब निकलती हैं जब विचारों के तमाम दौरों को समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, इन सबको बात समझते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपके श्रोताओं के लिए कहना चाहूंगा। समझे, एक तो दौर है पुरातन दौर है जिसमें आस्थाओं की बात की जाती, भगवान ही सब कुछ है। बाद में हम देखते हैं मिडिवल पीरियड में राजा सब कुछ है। आधुनिक काल में हम देखते हैं कि नहीं, तर्क विज्ञान बड़ी चीज है। उत्तर आधुनिक दौर में हम देखते हैं तर्क, विज्ञान, धर्म, सब इनके थोड़े थोड़े मतलब है। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई अंतिम नहीं है, कोई अल्टीमेट नहीं है। और गहरे तौर पे हम देखते हैं सच यही है कि सच को हम जो देख रहे हैं, हम एक आयाम से देख रहे हैं, उसके बहुत सारे आयाम हैं। जो दलित कह रहे हैं वो भी सच है, जो ट्रांसजेंडर कह रहे हैं वो भी सच है, जो स्त्रियां कह रही हैं, स्त्री चेतनावादी कह रहे हैं वो भी सच है, जो किसान कह रहे हैं वो भी सच है, आदिवासी कह रहे हैं वो भी सच है, और जो दूसरे लोग कह रहे हैं वो भी सच है। इन सब के सच के साथ मिलाकर कुछ बनाने की जरूरत है। इन सब के साथ मुकम्मल होगा, टुकड़ों टुकड़ों में है चीजें, इन सबको मिलाना होगा। जी, बहुत खूब। यद्यपि घड़ी की परिसीमाएं मुझे संकेत दे रही हैं कि हमारी बातचीत कुछ लंबी हो रही है, लेकिन ये श्रोताओं के लिए बांधे हुए है। मैं एक चिंतक से, एक शिक्षक से कुछ सवाल अधूरे छोड़ दूं तो हमारी बातचीत भी अधूरी रह जाएगी। मैंने आपके महाविद्यालय को देखा, उसमें अलग आयाम देखे, गांधी विचार को देखा, राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविर में वो आयाम भी देखा जहां आप छात्राओं को फोटोग्राफी की कला सिखा रहे हैं, दूसरे श्रमदान के आयामों को भी देखा। यह सब आपके व्यक्तित्व और आपने जो जीवन में अलग आयाम की बात की उसकी ओर संकेत हो सकते हैं। निश्चित तौर पर यह आपके प्रयोग हैं जो आपने जिक्र किया कि आप अपने शिक्षक के रूप में करना चाहते हैं। सर, यह इस सब चिंतन के बीच नई शिक्षा नीति जो इस देश में आ रही है, वो इस हमारे शैक्षणिक वातावरण को कितना बदल पाएगी? राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मैं मान के चल रहा हूं, इसकी अपेक्षाएं शायद बहुत पहले थी। इससे पहले जो शिक्षा नीति थी उसमें कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं देखता हूं कि होता क्या है, सत्ताएं बदलती हैं और सत्य की तलाश भी भटक जाती है। एक मुझे कविता याद आ रही, मैं शेयर करना चाहूंगा, बड़ी दिलचस्प कविता है। गांधी बाबा
इस स्वराज में सुरा बहुत है, राज नहीं है। गांधी बाबा, इस स्वराज में सुरा बहुत है, राज नहीं है। राज रोज खुलते हैं लेकिन मिलता यहां स्वराज नहीं है। ये कैसी है राजनीति जो रत्ती भर भी नीति नहीं है, और राजनीतिक लोगों में नैतिकता से प्रीत नहीं है। ये एक ऐसा साहित्य कि जिसका हित से कुछ संबंध नहीं है। सभी यहां मुक्तक है यारो, कोई यहां प्रबंध नहीं है। आलोचना लोच से खाली, अब मजाक में मजा न गम है। सत्ता से सत निकल गया है, सिर्फ अहम है, हम ही हम है। बहुत खूब। दिक्कत यह है, मुझे लगता है कि सत्ता के साथ और एजुकेशन के साथ गहरे तौर पे यह होना चाहिए कि सत्य की तलाश का हम प्रेरक बनाएं अपने विद्यार्थियों को। भारत का मतलब होता है जो ज्ञान की तलाश में रत है, खोज रहा है, खोजी होना चाहिए। मैं देखता हूं कि पश्चिम और पूरब का बुनियादी फर्क क्या है। पश्चिम हर चीज पर रिसर्च करेगा, कौए पे करेगा, केचुए पे करेगा, कीचड़ पे करेगा, हर चीज पे रिसर्च करेगा, और हम ब्रह्म कहकर छोड़ देते हैं और हम भ्रम में रह जाते हैं। इसीलिए वो उनकी जो रिसर्च करने की टेक्निक है उससे वो सबसे आगे हैं, हम उनके पीछे पीछे चलते हैं। जब वो कहते हैं, हम तो ये भी देखते हैं, कोई विदेश जाके आ जाते हैं तो हमारी निगाह में वो ऊंचा हो जाता है, लेकिन गहरे तौर पे देखते हैं। मैं देखता हूं कि ये नई जो शिक्षा नीति है रिसर्च को बढ़ावा देगी, ये इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को बढ़ावा देगी। मैं अगर हिंदी का व्यक्ति हूं तो मुझे फिलॉसफी क्यों नहीं पढ़नी चाहिए, मुझे फिजिक्स क्यों नहीं जाननी चाहिए? क्योंकि हम जानते हैं आइंस्टाइन की बात करें, किसी की बात करें, सब गहरे तौर पर कल्पना को ही प्रमुख मानते हैं। और सब, मैं गहरे तौर पर महसूस करता हूं, सारे सब्जेक्ट्स, सारे अनुशासन गहरे तौर पर एक ही दिशा के लिए है, मानव का विकास कैसे हो, मानव उन्नत कैसे हो। तो हम अलग अलग क्यों रहें, हम मिलके क्यों नहीं करें? मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, मुझे लगता है कि वो कुछ खेल करेगी, वो कुछ अलग करेगी, और हमें स्किल बेस्ड होने की भी जरूरत है। हम देखते हैं ग्रेजुएट बच्चा जो है, कई बार पोस्ट ग्रेजुएट है, उसे एप्लीकेशन तक लिखनी ढंग से नहीं आती है। हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि वाकई ऐसे लोग 12वीं से आगे ना जाएं तो अच्छा है, क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो शिक्षक वो पूरी व्यवस्था का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो अपने आप को कहीं इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? वो अपने पैशन को तलाशें, प्रोफेशन को तलाशें, अपनी लगन को तलाशें और उस दिशा में बढ़ना शुरू करें, तो 5 साल आगे निकल जाएंगे। जो BA MA में या BS ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में टाइम वेस्ट कर देते हैं, अगर वो पहले करना शुरू करें तो बात बदल जाएगी। दूसरा, मैं इस एजुकेशन पॉलिसी में ये भी देखता हूं कि एजुकेशन को खराब होने नहीं दे रही है। 1 साल कर रहे हैं तो आपका सर्टिफिकेट है, 2 साल कर रहे हैं डिप्लोमा है। मतलब अगर बीच में कुछ छूट जाता है तो छूटा नहीं है, वो उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उसको पहचाना जा रहा है। दूसरा, ये पॉलिसी लोगों को प्रयोग धर्मी ज्यादा बना रही है। मतलब जो पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा वो प्रैक्टिकल में जाएं, जिससे वो चीजों को समझ सकें। क्योंकि लिखी हुई चीजें, दिखी हुई चीजें, समझी हुई चीजें अलग होती हैं, लेकिन जब आप करते हैं, और वाकई बहुत सारी जगहों पे ये होता है, बहुत सारे देशों में ये होता है। मैं देख रहा हूँ कि इसमें, इस पॉलिसी में मैं देख रहा हूँ विश्वव्यापी समझ की झलक दिखाई देती है। बच्चे को 10वीं के बाद, 12वीं के बाद आपको 2 महीने 3 महीने कहीं इंटर्नशिप करनी चाहिए। आप फील्ड चुनिए, चूज कीजिए और आप वहां जाइए। 2 महीने आपको 4 महीने रहना है, 2 महीने रहना है, जिससे आप तय कर सकें कि आपको जाना किधर है, आपको पाना क्या है। मैं अपनी जुबान में बात करूं तो आपकी घड़ी और भूख कहाँ खोती है और भूख कहाँ जा लगती है। आपने देखा कि कई बार जब हमें कुछ पसंद नहीं आता तो हम बार बार घड़ी देखते हैं, और जब पसंद आ जाता तो घड़ी भूल जाते हैं। तो घड़ी घड़ी हमारी एजुकेशन ऐसी हो, मुझे लगता है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये इसमें योगदान करेगी। दूसरा, मुझे लगता है कि एक बात होनी चाहिए, हर रिसर्च में एक पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए जिस पर बात हो रही है, यूसी लेवल पर भी बात हो रही। हम रिसर्च कर रहे हैं, हम देश के लिए, हम मानवता को क्या कंट्रीब्यूट करेंगे। मेरी रिसर्च का मायने देश के लिए, मानवीयता के लिए क्या है।
मैं किसी पे करूं, क्योंकि सब कनेक्टेड है। एक चिड़िया भी हमारी व्यवस्था में योगदान दे रही है, तो जब वो व्यवस्था में योगदान दे रही तो हम उसको आइडेंटिफाई क्यों ना करें? जब हम पता करते हैं तो हमें लगता है कि मौसम का हाल मशीनों को महीने भर बाद पता चलता है, चिड़ियों को, मछलियों को, पेंगुइनों को, इन सब को पहले पता चल जाता है कब कहां अंडे देने, कब कहां बच्चे देने, कब कहां भोजन चाहिए, इनको सब पता है। ये हवाओं को पढ़ते हैं। हमारी मशीनें अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई हैं। तो जब हम रिसर्च करना शुरू करेंगे, जब हम खोजना शुरू करेंगे, जब हम खोदना शुरू करेंगे, तब बेहतर होगा। इसलिए मुझे बहुत उम्मीदें लगती हैं इस नई शिक्षा नीति से। एक साहित्यकार से एक सवाल के बिना बातचीत अधूरी रह जाएगी। जी यूं तो बहुत परिप्रेक्ष्य में अलग अलग तरीके से कहा जाता है जी। साहित्य समाज का आईना है, या साहित्य जिसमें मंच भी शामिल है, हमारे पटकथाएं भी शामिल हैं, हमारी मूवीज़ भी शामिल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या वो समाज को दिशा देती हैं। वर्तमान में उसकी दशा और दिशा क्या है? जब बच्चा बचपन से किशोरावस्था की तरफ जाता है, तब वो किशोर शब्द मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। उसमें शोर ज़्यादा है, हल्ला ज़्यादा है, इसलिए टीनेजर कहा जाता है। वो दरअसल उसे पता नहीं होता है, उसके हार्मोन्स इतने अलग हो रहे होते हैं। तो मैं टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहता हूँ, मैं देश को जो टेक्नोलॉजी मिली ना, ये किशोर वय में है। अभी हम ये ऐसे ही है जैसे बच्चे को मोटरसाइकिल थमा दी जाए, साइकिल थमा दी जाए, तो वो उड़ता फिरता है। जब तक 2-4 बार हाथ मुंह नहीं तोड़ लेता, तब तक उसको अकल नहीं आती है। हमारी टेक्नोलॉजी भी बहुत खतरनाक, ये दुधारी तलवार है। मूवीज़ की बात करें, इंटरनेट की बात करें, फिल्मों की बात करें, साहित्य की बात करें, सच ये कि बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, बहुत कुछ अच्छा बनाया जा रहा है, लेकिन उससे अच्छा, उससे ज़्यादा जो है वो हल्की चीज़ें उनको मंच मिल गया है। ये ठीक वैसे ही है कि गाने वाले 10 हो गए हैं, पहले 1 हुआ करता था, लेकिन अब माइक हो गए हैं 1100। तो नतीजा ये कि जिनको नहीं भी गाना आता, उनको बाथरूम में भी, जो बाथरूम में भी गाते थे तो लोग साइड में हो जाते थे, अब उन सबके पास भी माइक हो गए हैं। तो वो जब गा सब रहे, लेकिन गाने की जो काबिलियत है वो कम लोगों के पास है। अब ये भी नहीं हो सकता कि उनसे माइक छीन लिया। ये अलग तरह का लोकतंत्र है, कहते हैं ना वर्चुअल डेमोक्रेसी जो है, ये खतरनाक है। इसीलिए मैं बार बार इसके लिए दुधारी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुश्किलें भी काटती है और हमारी नाक कान भी काटती है, हमारे लिए मुश्किल भी पैदा करती है। मुश्किल कैसी? एक हिसाब से देखें तो हमारे पास हमारे मेधा के लिए चुनौती का समय है कि मुझे क्या चुनना है। पहले तो मेरे पास कपड़े ही नहीं होते थे पहनने को, खाने को थाली में ऑप्शन ही नहीं होते थे। अब हर जगह मेन्यू पड़े हुए हैं, 50-50 के क्या खाऊं, कैसे खाऊं, जबकि सच यह है कि वही अपने आप में पर्याप्त था। तो हम उन विकल्पों में से हम क्या चुन रहे होते हैं? कई बार हम विज्ञापनों को चुन रहे होते हैं। एक फिल्म स्टार ने किसी कोल्ड ड्रिंक के बारे में, किसी चीज के बारे में जो ऐड किया है, वो त्वचा का सौंदर्य का राज बता रही है। क्या वो त्वचा का सौंदर्य का राज उसका है? क्या उसके दांत उससे चमक गए? क्या वो महक उठा? क्या खुशबू उससे आने लगी? क्या वो उड़ने लगा? कुछ नहीं। एक झूठ का पूरा संसार सामने खड़ा है, कपोल कल्पित। और कमाल की बात है, वो कहता कि इसी को सच मानो। और जब आप एक झूठ को 1000 बार कहते हैं तो वो सच लगने लगता है। और यही हुआ हमारे जमाने के साथ। मैं देखता हूं कि साहित्य में, फिल्मों में, दोनों में मीडिया का दबदबा है इस समय। अधिकांश जो अपराध हो रहे हैं, जीवन की चीजें हैं, अब मैं देखता हूं कि किसी व्यक्ति का नेटवर्क ना आए तो युवा जो है वो ऐसे फड़फड़ाता है जैसे सांस नहीं आ रहा उसको ढंग से। नेटवर्क उसके लिए इतनी जरूरी चीज। अब जो रोटी, कपड़ा और मकान की बात की, माफ कीजिएगा, बदलना होगा। रोटी, मोबाइल, कपड़ा और मकान, किसी चीज की परवाह नहीं है। तो मैं ये देखता हूं, अच्छा अब भी लिखा जा रहा है, पहले से ज्यादा लिखा जा रहा है, लेकिन उससे ज्यादा खराब चीजें उनको मंच मिल गया है। इसलिए ये चुनौती का समय हमारी मेधा के लिए कि हम चुने, हम उस घूरे में, जैसे इंटरनेट की बात करें,
इंटरनेट पे अगर आप चाहें डाल दें कि मुझे आत्महत्या करने के तरीके बताएं, तो 2000 तरीके बता देगा। और उस पर लिख दें कि जीने के तरीके बताएं, तो वो जीने के तरीके भी बता देगा। अब डिपेंड करता कि मैं क्या चुन रहा हूं, ये मेरे विवेक पर है। हमारे पास तो खेल भी ऐसे आ गए हैं जो आपको कहते हैं कि चैलेंजेस देते हैं, चुनौतियां दे रहे हैं, मतलब हम खाली हैं, ठेले हैं, हमारे पास कोई परवाह नहीं, अपनी परवाह नहीं है, हम दूसरों के फटे में झांकने में जा रहे। लाइक के दौर में लायकों की कमी हो गई है। लाइक की बात करते हैं, लायक की बात करो ना। तो नालायक जो है और हालायक जो है, उनमें हमें फर्क करना सीखना होगा। और ये चुनौती इसीलिए, जो फेसबुक है या फेक बुक है, ये हमें तय करना पड़ेगा कि जो वो कह रही है क्या वो सच है। चुनौती के युग में हमारी यह बातचीत समाज को नई दिशा देगी, इस आशा के साथ मैं चेतना रेडियो के श्रोताओं की ओर से आप मुखातिब हुए आपका धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि चेतना रेडियो के माध्यम से आप बहुत सी बातें, साहित्य के रंग समय समय पर चेतना रेडियो के श्रोताओं के लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि मुझे आपने ख़ास तौर पे मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया। और ये अद्भुत होता है क्योंकि आप बांट पाते हैं तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, है ना। तो आपने मुझे एक अलग तरह का सुख दिया है और मुझे इतने सारे लोगों से यहाँ कमरे में बैठे ही कनेक्ट कर दिया है, इसके लिए सलाम। और मैं कह रहा हूँ ना, यही काम है। आप इसका कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आप इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ज्ञान का, विवेक का, बांटने का, समाज की बेहतरी के लिए। दूसरे लोग इसका और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी को ब्लैकमेल करने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए, हैं, किसी को परेशान करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो यही है कि हम कैसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हम चेतना रेडियो आपके तमाम श्रोताओं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत प्रणाम। आज के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे एमबीसी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बाड़मेर के प्राचार्य डॉक्टर मुकेश पचौरी से वार्ताकार थे संजय आर्य।